चलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया ना? तो भाई आज आज हमें गुजराती का व्याकरण समझना है। जो गुजराती सब्जेक्ट में आपके बोर्ड के पेपर में सेक्शन सी आता है ना, ग्रामर पार्ट, 20 मार्क का ग्रामर पार्ट जो आता है, उसमें क्या क्या टॉपिक आता है, कैसे आप लोगों को हैंडल करना है वो टॉपिक, उसके बारे में आज हमें समझना है थोड़ा सा। देखो, जो आपके गुजराती में सेक्शन सी आता है 20 मार्क का, उसके अंदर ये सब टॉपिक्स आते हैं आपके। बरोबर, नोट कर लेना ये सब टॉपिक, कि जिसमें प्रत्यय और नाम योगी आता है 3 मार्क का। 3 मार्क का प्रत्यय और नाम योगी। विराम चिन्ह आते हैं 2 मार्क के। संयोजक आते हैं 2 मार्क के। साधु, संयुक्त और संकुल वाक्य आता है 3 मार्क का। और पद क्रम, पद संवाद, वो 2 मार्क के आते हैं। रूढ़ि प्रयोग 1 मार्क का। सामासिक, समानार्थी, विरुद्धार्थी, वाक्य रचना, ये सब 1-1 मार्क की। जोड़नी 2 मार्क में और कहावत 1 मार्क में। मतलब 20 मार्क का ये सब टॉपिक्स आते हैं। पर ये टॉपिक कैसे हैंडल करने, किसी के अगर रूल्स हैं तो क्या क्या रूल्स हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव में आएंगे, कौन से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रेफर करते हैं। ठीक है ना? एक एक करके पॉइंट समझते हैं और ध्यान देते हैं कि हर पॉइंट में क्या क्या आता है हमारा बेसिक। जैसे शुरुआत उसी से ही करें हम लोग, किससे? प्रत्यय और नाम योगी से। भाई 3 मार्क का आपका आता है प्रत्यय और नाम योगी, और क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो 3 मार्क के समझ लेना। 3 मार्क के मतलब 3 क्वेश्चंस आते हैं, 3 अलग अलग क्वेश्चन। और प्रत्यय और नाम योगी एमसीक्यू बेस्ड नहीं आता, डायरेक्ट आंसर हमें लिखना है। ठीक है, एमसीक्यूज नहीं आएंगे इसमें, ऑब्जेक्टिव या ऑप्शंस नहीं होंगे इसके। तो क्या करना है प्रत्यय नाम योगी? सबसे पहले तो प्रत्यय और नाम योगी कहते किसे हैं? तो इंग्लिश में इसे हम लोग प्रेपोजिशनल वर्ड कहते हैं, प्रेपोजिशंस। इंग्लिश में ध्यान है आप लोगों के, प्रेपोजिशंस आते हैं ना, जैसे हम लोग वो शॉर्ट वर्ड्स कहते हैं, जो कोई भी नाउन के साथ, नाउन या वर्ब के साथ एडजस्ट होते हो। भाई वो शॉर्ट वर्ड्स, इन, ऑन, एट, अंडर, आफ्टर, बिफोर, अबोव, ये जो शॉर्ट वर्ड्स इंग्लिश के प्रेपोजिशन के आते हैं, वही गुजराती में हम लोग कहते हैं प्रत्यय और नाम योगी। पर यहाँ 2 पार्ट क्यों? तो प्रत्यय और नाम योगी दोनों में बेसिक खाली फर्क यही है, दोनों का काम एक ही है, वही प्रेपोजिशनल वर्ड जो है वो डिस्क्राइब करना। लेकिन दोनों में फर्क ऐसा है कि प्रत्यय वो नाम के साथ, कोई भी नाउन के साथ जुड़ा रहता है, कनेक्टेड वर्ड, वो प्रत्यय कहते हैं। और नाम से जुड़ा हुआ नहीं, उससे एक सेपरेट वर्ड वही लिखा जाए, सेम मीनिंग का सेपरेट वर्ड लिखा जाए, तो उसे नाम योगी कहते हैं हम। भाई सिंपल ही बता रहा हूं मैं, कोई डीप गुजराती का ग्रामर अभी नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि डिटेल में समझने जाएंगे तो उसमें बहुत जो है डिटेलिंग है। ठीक है ना, एक वीडियो में सब टॉपिक कंप्लीट नहीं होंगे। इसकी वजह से मैं शॉर्ट से ऊपर ऊपर से जो है वो मेन पॉइंट समझा रहा हूँ कि आपको क्या चीजें ध्यान देनी है फिलहाल, सिर्फ एग्जाम वाइज। बाकी गुजराती ग्रामर आप पढ़ने जाओ तो बहुत डिटेलिंग और बहुत अच्छा ग्रामर है ये। पर पहले बेसिक टॉपिक समझें। तो प्रत्यय और नाम योगी, जैसे प्रत्यय, तो प्रत्यय के लिए ये कुछ वर्ड्स आते हैं, ये शॉर्ट वर्ड्स, जैसे कहते हैं नो, ना, नी, नु, ने, ए, थी, माथी। ये सब वर्ड्स जो नाउन के साथ कनेक्टेड होते हैं, प्रपोजिशनल वर्ड, तो उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। बरोबर। और नाम योगी वही वर्ड्स, सेम मीनिंग के ही वर्ड्स, पर वो वर्ड से, नाउन से अलग रहते हो। भाई वड़े, थकी, माटे, सारू, द्वारा, आगड़ पाछड़, ऊपर नीचे, कारणे, एटसेट्रा, ये सब नाम योगी के वर्ड होते हैं। एक एग्जाम्पल से भी समझो, ये तो खाली वर्ड्स हैं, अगर एग्जाम्पल से समझो, जैसे एक एग्जाम्पल है कि तेमना थी मने मदद मड़ी। तो तेमना थी, तेमना वो नाउन है, उससे कनेक्टेड वर्ड कि तेमना थी मने मदद मड़ी, तो ये थी वो प्रत्यय कहलाता है। बराबर ना? नाउन से कनेक्टेड आता है वो वर्ड, वो प्रत्यय है। अब इसी का ही सिमिलर मीनिंग हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि तेमना वड़े मने मदद मड़ी, या तो तेमना द्वारा मने मदद मड़ी। ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, कि तेमना वड़े या तेमना द्वारा मने मदद मड़ी, मीनिंग दोनों का सेम है। लेकिन ये तेमना वड़े, ये जो वर्ड है वो नाउन से अलग लिखा हुआ है, उससे कनेक्टेड नहीं, तो सेम मीनिंग का अलग वर्ड, उसे हम लोग कहते हैं नाम योगी। बराबर, दोनों में बेसिक फर्क यही है, मीनिंग दोनों का सेम है, मीनिंग दोनों का सेम है उसमें, पर प्रत्यय वो कनेक्टेड वर्ड आते हैं, नाम योगी वो उससे अलग वर्ड आते हैं, सेम मीनिंग के ही। समझ आ रहा है ना बात? और ये वर्ड्स जो है वो आपको ध्यान में रखने, बेसिक ये वर्ड्स, भाई प्रत्यय के अंदर ये सब वर्ड आते हैं, नो, ना, नी, नू, ने, ए, थी, माथी। बरोबर भाई, तेमना माथी मने मदद मड़ी, कि तेम नो, तेम नी, ये जो वर्ड्स पीछे ज्वाइंट होते हैं ना, तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। और उसी के ही सिमिलर मीनिंग अगर कोई बनते हो उससे अलग, तो वो नाम योगी आते हैं। क्लियर हो रहा है थोड़ा पॉइंट?
ठीक है ना। अच्छा, अब एग्जाम में ये कैसे पूछते हैं, प्रत्यय और नाम योगी एग्जाम वाइज कैसे आते हैं, तो 3 क्वेश्चन आते हैं आपके, 3 क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन में प्रत्यय पूछा जाता है, एक क्वेश्चन में नाम योगी पूछा जाता है, और एक क्वेश्चन में प्रत्यय और नाम योगी कंबाइन आता है। ठीक है ना, दोनों पूछे जाते हैं। भाई 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं आपके। ग्रामर जो सेक्शन सी स्टार्ट होगा, आई थिंक क्वेश्चन 35 के आसपास से स्टार्ट होता है ना, सेक्शन सी। तो उसमें पहले 3 क्वेश्चन 35, 36, 37 वो तीनों इसी के ही होंगे, प्रत्यय और नाम योगी के। पहला क्वेश्चन प्रत्यय का होगा कि आपको सेंटेंस दिया गया होगा और इस सेंटेंस में हमें सूटेबल प्रत्यय लगाना है। ऐसे होता है कि भाई ये सेंटेंस होगा, इसके अंदर प्रत्यय मिसिंग है, तो कौन से नाउन के साथ, कौन से ऑब्जेक्ट के साथ सूटेबल कौन सा प्रत्यय लगेगा, वो हमें यहाँ पर पता करना है। अच्छा, ये पता कैसे चलता है, तो ये ज्यादातर पता चलता है हमारी जनरल गुजराती रीडिंग से ही। आपकी गुजराती जितनी अच्छी होगी, रीडिंग जितनी अच्छी होगी, तो इनके सॉल्यूशन उतने अच्छी तरह से और इजीली आते जाएंगे। वर्ड्स आपको याद करने हैं कि भाई ये प्रत्यय के शब्द है, ये नाम योगी के शब्द है, बराबर ना। अगर रेफर करना आपकी टेक्स्ट बुक में, तो टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 16 और 17 उनमें ये सब जो है वो शब्द लिखे हुए हैं प्रत्यय और नाम योगी के, तो उनमें से एक बार रेफर कर लो। और फिर मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, वो एग्जांपल कुछ देखते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्यय का, प्रत्यय का एक क्वेश्चन कि भाई क्वेश्चन होता है, अब इसमें प्रत्यय मिसिंग है, तो कहाँ प्रत्यय लगेगा और कौन सा लगेगा वो हमें पता करना है। जैसे एक एग्जांपल है कि क्रीटो वहली सवारे जेल दाखल थयो, ये क्वेश्चन है, क्रीटो वहली सवारे जेल दाखल थयो। अब इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, कहाँ लगेगा, वो हमें ध्यान देना है। और ये चीज जो आप जनरली गुजराती में अगर बात करते हो, गुजराती की रीडिंग करते हो, तो ये चीजें इजीली माइंड में आ जाती है कि सेंटेंस को खाली सूटेबल बनाना है, बरोबर। अब जैसे इसमें आ जाता है कि क्रीटो वहली सवारे जेल दाखल थयो, तो क्रीटो वहली सवारे जेल માં दाखल थयो, जेल માં दाखल थयो। तो ये वर्ड माँ आता है ना, हाँ मैंने यहाँ नहीं लिखा है, पर वो इसमें आता है ना, माँ या माँ थी। इसे बोला, आप टेक्स्ट बुक में एक बार वर्ड देख लो कौन कौन से हैं। तो सेंटेंस को सूटेबल बनाने वाला एक प्रत्यय लगाना, 1 मार्क का ऐसे पूछते हैं, बस ये 1 ही मार्क। और हाँ, खाली ये वर्ड नहीं लिखना है आपको, तो पूरा आंसर लिखना है। अब एग्जाम में पूरा ये सेंटेंस लिखना है आंसर के लिए, क्वेश्चन तो वैसे भी आप नहीं लिखते। क्वेश्चन नंबर 35 या आंसर 35 पूरा सेंटेंस लिखना, क्रीटो वहली सवारे जेल में दाखल थयो, और जो ये माँ लगाया उसके नीचे अंडरलाइन कर देना, कि जो चेकर होंगे उसको ध्यान आएगा, हाँ आपने यहाँ पे प्रत्यय लगाया है। बाबा सर्कल नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। भाई ऐसे सेंटेंस लिखना, क्रीटो वहली सवारे जेल में दाखल थयो, तो ये माँ ये प्रत्यय है। समझ आ रही है बात? ऐसे एक प्रत्यय, 1 मार्क का ऐसा क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं क्वेश्चन में एक ही प्रत्यय हो, एक से ज्यादा प्रत्यय भी हो सकते हैं। जैसे यही सेंटेंस है, मोहन भाई खेतर बाजरी वावी। अब मोहन भाई खेतर बाजरी वावी ये दिया हुआ है, अब इसमें प्रत्यय लगाने हैं। अब ध्यान से देखो तो इसमें लगता है मोहन भाई ए, मोहन भाई ए खेतर मां बाजरी वावी। इसमें 2 प्रत्यय आ गए ना, कि मोहन भाई ये खेतर मां बाजरी वावी। बिना इसके देखो सेंटेंस सूटेबल ही नहीं आ रहा है कि मोहन भाई खेतर बाजरी वावी, ये क्या। और खाली रखो कि मोहन भाई खेतर मां बाजरी वावी, मोहन भाई खेतर मां बाजरी वावी। आप खुद बोलो कि गुजराती में बात करते हो ऐसे बात करते हैं, हम जनरल बात में ध्यान नहीं देते कि प्रत्यय है या क्या है, पर आप सेंटेंस बोल के तो माइंड में क्लियर करो कि हाँ भाई हम यही सूटेबल रहता है क्या सेंटेंस। मोहन भाई खेतर मां बाजरी वावी, मोहन भाई ए खेतर मां बाजरी वावी, बरोबर। तो इसीलिए वो वर्ड आप जब बोलोगे ना, तो वो सूटेबल वर्ड माइंड में आ ही जाएगा कि मोहन भाई ए खेतर मां बाजरी वावी। ठीक है ना, 1 मार्क का यही रहेगा कि हमें प्रत्यय लगाना है। या एक ये सेंटेंस है कि पक्षियों नील गगन किल्लोल करता उड़े छे, पक्षियों नील गगन आसमान किल्लोल करता उड़े छे। अब देखो आपके माइंड में आ ही गया वो कि पक्षियों नील गगन मां किल्लोल करता उड़े छे, भाई आसमान में, वो किल्लोल मतलब कि अपना शोर करते हुए, अपनी आवाज करते हुए उड़ रहे हैं, कि पक्षियों नील गगन मां किल्लोल करता उड़े छे, बरोबर ना। ये मां शब्द है कि नहीं, सिंपल है ना। तो 3 मार्क में से 1 मार्क का आपका प्रत्यय आएगा। सेंटेंस होगा, उसके अंदर कहाँ प्रत्यय लगाना है वो हमें ही फाइंड करना है, कौन सा प्रत्यय वो भी हमें ढूंढना रहेगा ना ध्यान।
फिर आपके जो भी आप पेपर सेट कर रहे हो ना, टेक्स्ट बुक में इसके एग्जाम्पल्स नहीं है इतने, पर जो भी आप पेपर सेट कर रहे हो वो पेपर सेट के जो है वो एग्जाम्पल्स आप लोग ध्यान दो, उसके सब सॉल्व ऐसे ही किया करो। मैं हमेशा बोलता हूँ सॉल्व ऐसे करो। आप ग्रामर सॉल्व करने बैठे, एक टॉपिक भाई प्रत्यय ध्यान आया, हाँ भाई प्रत्यय ऐसा होता है, तो क्या करोगे कि ग्रामर में जो सेक्शन सी में आपका क्वेश्चन नंबर 35 होगा, जो भी पेपर सेट आपके पास है, जो भी सब पेपर के क्वेश्चन नंबर 35 रीड कर लो, तो क्या होगा, एक टॉपिक क्लियर होगा। आप लोग क्या करते हो कि पहले सब समझ लें, फिर जो है वो आप पूरा देखेंगे 20 मार्क का। अरे क्यों सब मिक्स कर रहे हो? वो मिक्स जब पूरा पेपर प्रैक्टिस करो तब। पहले अगर आप सेपरेट टॉपिक सीख रहे हो तो सेपरेट प्रैक्टिस करो, कि एक टॉपिक हो गया ये प्रत्यय वाला, तो अब सब पेपर के एक एक बार प्रत्यय के क्वेश्चन देख लो। मैं नहीं सॉल्व करवा पाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर सब मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा। आप लोग जो भी पेपर सेट सॉल्व कर रहे हो वो सॉल्व करो। नहीं कोई ध्यान में आ रहा है तो मुझे कॉमेंट में बताओ, या जैसे मैंने कल वो व्हाट्सएप के आपको लिंक भेजी ना, नंबर भेजा, वहां पे मुझे डाउट पूछो, सर इसका क्या हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो 1 मार्क का ध्यान रखना कि ये प्रत्यय आएगा, 1 मार्क में नाम योगी आएगा, कि अब नाम योगी हमें लगाना है। 1 मार्क का वो सेंटेंस होगा, उसमें सुटेबल नाम योगी हमें रखना है। नाम योगी के लिए एक बेनिफिट है कि आपको ब्लैंक दी जाएगी कि भाई यहीं पे ही नाम योगी लगाना है, और नाम योगी होता है ना वर्ड से कनेक्टेड नहीं, वर्ड से अलग लगाना है, तो उसके लिए आपको ऑलमोस्ट ब्लैंक होगी, उसकी जगह पर नाम योगी रखना है। इसमें ब्लैंक नहीं होती, इसमें खुद रखना है, भाई कहाँ आएगा वो खुद सोचो, कितने आएंगे खुद सोचो। यहाँ पे ब्लैंक होती है, वो ब्लैंक में सुटेबल वर्ड, और नाम योगी में एक से ज्यादा वर्ड रख सकते हैं। आंसर सब स्टूडेंट के अलग अलग हो सकता है, सेंटेंस सुटेबल होना चाहिए, सेंटेंस मीनिंगफुल हो, बराबर ना, कोई गलत मीनिंग ना निकले, ऐसा ना हो, वो ध्यान में रखना। जैसे एक आध एग्जाम्पल देखें भाई, नाम योगी में पूछते हैं संतोष विजय डैश छेत्राई गयो, संतोष विजय डैश छेत्राई गयो। अब इन नाम योगी में से कोई अगर इनमें से ना हो, आपके टेक्स्ट बुक में देखो पेज नंबर 17 पे है, उसमें सब नाम योगी की लिस्ट है, तो उसमें से जो है वो एक आध लिस्ट या एक आध वर्ड जो है वो यहाँ यूज करेंगे। तो इसमें क्या आ सकता है, जैसे तो संतोष विजय डैश छेत्राई गयो, तो आप ऐसे लिखो कि संतोष विजय द्वारा छेत्राई गयो, तो भी वो सूटेबल है, कि विजय द्वारा, भाई विजय से वो छेत्राई गयो, मतलब कि भाई वो क्या कहते हैं, विजय ने उसको चीट किया, बराबर ना, उसको छेतर लिया, उसको चीट किया, ऐसा। तो संतोष विजय द्वारा छेतराई गयो, ये भी परफेक्ट सेंटेंस होता है। अगर ऐसे लिखो कि संतोष विजय सामे छेतराई गयो, विजय सामे मतलब उसके सामने वो चीट हो गया, मतलब उसके साथ चीटिंग हुई, तो ये भी सुटेबल वर्ड है, बराबर ना। आप ऐसे लिखो कि संतोष विजय आगड़ छेतराई गयो, विजय आगड़ छेतराई गयो मतलब वही कि उसके सामने उसकी चीटिंग हो गई, या वो जो है उसके साथ चीटिंग हुई। अरे बात ध्यान, नाम योगी में पॉसिबल है एक से ज्यादा वर्ड आ सकते हैं। आप कोई भी वर्ड लिखो, बस वो सूटेबल सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है ना। सूटेबल जो चेकर हैं वो आंसर करेक्ट देते ही हैं, बस सूटेबल वर्ड होना चाहिए कि हाँ ये इसका मीनिंग बन रहा है, बराबर ना। कि विजय द्वारा छेतराई गयो, विजय सामे छेतराई गयो, विजय आगड़ छेतराई गयो, कोई भी वर्ड बने उसमें। वैसे ही जैसे एक है कि गोविंदनी डैश स उभा था, गोविंदनी डैश स उभा था, तो इसमें भी लिख सकते हैं कि गोविंदनी सामे स उभा था, गोविंदनी आगड़ स उभा था, बराबर ना। गोविंदनी पाछड़ स उभा था, तो भी सही है। सुटेबल वर्ड बनना चाहिए, जरूरी नहीं जो टेक्स्ट बुक में आंसर हो वही, सुटेबल वर्ड इसमें लगना चाहिए नाम योगी में, बराबर ना। सेंटेंस बरोबर बने, गोविंदनी पाछड़ स उभा था, आगड़ स उभा था, पासे स उभा था, बराबर, जो भी उसमें वर्ड बने सुटेबल वर्ड हो। या जैसे वल्लभ भाई हिम्मत अने बहादुरी डैश लड़त लड़ी, तो वल्लभ भाई हिम्मत अने बहादुरी साथे लड़त लड़ी, ऐसा आता है ना कि वल्लभ भाई हिम्मत अने बहादुरी साथे लड़त लड़ी, या वल्लभ भाई हिम्मत अने बहादुरी द्वारा लड़त लड़ी, कि भाई हिम्मत और बहादुरी के साथ, तेनी साथे कि तेना द्वारा, दोनों वर्ड सुटेबल है, ठीक है। तो 1 मार्क का आपका ये रहेगा कि नाम योगी ब्लैंक होगी, उसकी जगह पर सुटेबल वर्ड रखना है, सेंटेंस सुटेबल बने वैसे, है ना। 1 मार्क का ये रहेगा। और 1 मार्क का आएगा प्रत्यय और नाम योगी दोनों रखने हैं। 3 मार्क का जो रहेगा ना, उसमें थर्ड क्वेश्चन ये होगा, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 37 आपका ये रहेगा, कि जिसमें प्रत्यय और नाम योगी दोनों रखने हैं, जिसमें नाम योगी के लिए आपको ब्लैंक होगी, प्रत्यय कहाँ रखना है वो हमें खुद सोचना है। जैसे उसमें था ना कि प्रत्यय मिसिंग था, खुद सोचो कहाँ लगेगा,
तो यहाँ पर भी प्रत्यय खुद लगाना, और कितने हैं वो भी नक्की नहीं। नाम योगी में ब्लैंक होती है मतलब वो एक ही नाम योगी रखेंगे। प्रत्यय में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, और कहाँ रखना है वो भी खुद सोचना है हमें, बरोबर ना। एक मार्क का ये क्वेश्चन रहेगा। अब जैसे रोज सवार पहोर ए डैश निकड़ी पड़तो, अब ऐसे है रोज सवार पहोर ए डैश निकड़ी पड़तो। सवार पहोर मतलब सुबह के समय। अब हिंदी में बोलो तो शब्द आ ही जाता है। अब जैसे आता है कि रोज सवार नी पहोर माँ, ये जो आता है ना सवार नी पहोर माँ ए बाहर निकड़ी पड़तो, तो ये वर्ड बन गया, सेंटेंस बन गया कि रोज सवारनी पहोर माँ ए बाहर निकली पड़तो, बना ना। प्रत्यय भी लग गया और नाम योगी भी। वो सूटेबल वर्ड हमें वहां पे रखना है। या जैसे कि अखो समाज डैश चालता बाह्याचार विरोधी हतो, जैसे इसमें कि अखो समाज द्वारा चालता, है ना, द्वारा या समाज वड़े चालता बाह्याचार नो, बाह्याचार मतलब कि खाली बाहरी दिखावा, કે અખો સમાજ દ્વારા या समाज વડે ચાલતા બાહ્યાચારનો વિરોધી હતો, बराबर। तो ये सुटेबल सेंटेंस बनता है ना कि यहाँ पे द्वारा या वड़े कोई भी नाम योगी रखो, और एक यहाँ लगेगा बाह्याचार नो। अब दूसरी कोई जगह नहीं लगेगा, अब और कहीं जगह नहीं रख सकते हम कि अखो समाज माँ चालता, तो समाज माँ, फिर ये चालता, तो फिर बीच में नाम योगी कैसे आएगा। समाज माँ वो तो प्रत्यय लग गया उसमें, तो फिर नाम योगी क्या रखेंगे, बरोबर। अब कहीं पर भी कोई वर्ड रखो नाम योगी या प्रत्यय, तो पहले चेक कर लो कि वो सूटेबल है कि नहीं है, बरोबर ना, उसके हिसाब से फिर वहां पे रखो आप लोग, ठीक है। तो जैसे अखो समाज द्वारा चालता बाह्याचार नो विरोधी हतो, या जे ऐसे है कि आवा होशियार शिक्षक डैश शिक्षण मेळवવું એ પણ એક લહાવો છે, कि आवा होशियार शिक्षक, भाई ऐसे होशियार टीचर તેને શિક્ષણ મેળવવું એ પણ એક લાવો છે। લાવો मतलब कि भाई क्या कहते हैं कि एक अच्छा एक्सपीरियंस है, कि ऐसे टीचर से पढ़ना भी एक अच्छा एक्सपीरियंस माना जाता है। तो इसमें जैसे अगर हम सूटेबल वर्ड रखें, पहले आप सोचो क्या हो सकता है। तो जैसे मैं बताऊं कि इसमें हो सकता है कि आवा टीचर, आवा होशियार शिक्षक नी સાથે या नी સામે या સાથે શિક્ષણ મેળવવું એ પણ એક લાહવો છે। अब इसी में ही लगा कि आवा होशियार शिक्षक नी साथे, अब नी वो प्रत्यय लगा, साथे वो नाम योगी, कि आवा होशियार शिक्षक नी साथे शिक्षण मेळवવું એ પણ એક લાહવો છે, बनाना सुटेबल। और एक खास पॉइंट ध्यान देना, कितनी बार प्रत्यय में एक शून्य प्रत्यय आता है, लास्ट में बता रहा हूं पर ध्यान में रखना। प्रत्यय में एक शून्य प्रत्यय आता है। शून्य प्रत्यय मतलब कि कितनी बार कोई प्रत्यय नहीं लग रहा है तो भी सूटेबल सेंटेंस बनेगा। कोई प्रत्यय नहीं लग रहा है तो भी सूटेबल सेंटेंस बनेगा, तो उसे शून्य प्रत्यय कहते हैं। आप टेक्स्ट बुक में देखो पेज नंबर 16 पे कितनी जगह पर शून्य प्रत्यय लिखा हुआ है। शून्य मतलब कोई वर्ड नहीं लगाना है। अब जैसे यही सेंटेंस है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि आवा होशियार शिक्षक नी साथे शिक्षण मेळवવું એ પણ એક લાહવો છે, बिल्कुल करेक्ट है। या इसमें अगर मैं कोई प्रत्यय ना लगाऊं और खाली ऐसे लिखूं कि आवा होशियार शिक्षक द्वारा शिक्षण मेळवવું એ પણ એક લાહવો છે, सुटेबल मीनिंग है, मतलब सुटेबल जो है वो मीनिंग बन रहा है, वर्ड बरोबर लग रहा है। आवा होशियार शिक्षक द्वारा शिक्षण मेळवવું એ પણ એક લાહવો છે, तो द्वारा मैंने ये लगा दिया नाम योगी, प्रत्यय कहीं लगाया ही नहीं, तो यहां पर शून्य प्रत्यय माना जाएगा कि प्रत्यय लगाने की जरूरत नहीं है तो भी सेंटेंस मीनिंगफुल आ रहा है। अरे बात ध्यान, तो ये एक ध्यान देना, ये रेयर होती है कंडीशन, पर हो सकता है। आप सेंटेंस रीड करो कि हाँ भाई पूरा ही सेंटेंस बरोबर है, कहीं प्रत्यय नहीं लग रहा है तो हाँ शून्य प्रत्यय लगा सकते हैं, बरोबर ना। पर कहीं नाम योगी ना लगे ऐसा नहीं, नाम योगी के लिए तो वर्ड रखेंगे, ब्लैंक होता है तो वो तो रखना ही पड़ेगा कोई वर्ड। समझ आ रही बात। तो भाई 3 मार्क कैसे कवर करने पता चल रहा है ना, जो पहले नाम योगी और प्रत्यय के लिए। तो ये तीनों के जो भी आपके पेपर सेट हैं उसके पहले 3 क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लो कि भाई क्या क्या है, कोई डाउट हो तो मुझे बता। तो वैसे ही अब दूसरा भी ये पॉइंट देखें, दूसरा विराम चिन्ह के बारे में समझे कि 2 मार्क में ये क्या पूछा जाता है, बरोबर। विराम चिन्ह समझते हैं, ध्यान से समझना। अब तो फिर जैसे दूसरा पॉइंट आता है कि भाई विराम चिन्ह के बारे में, 2 मार्क का आपका आता है विराम चिन्ह। विराम चिन्हों किसे कहते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स आते हैं ना कि कोई भी सेंटेंस हो उसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास,
क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, फुल स्टॉप, ये कहाँ कैसे लगाना है, वो विराम चिन्ह आता है ना, आपके इंग्लिश में भी आता है कि सेंटेंस दिया गया होता है उसमें प्रॉपर पंक्चुएशन करना है हमें, वैसे ही ये गुजराती का भी विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह 2 मार्क में आते हैं। तो 2 मार्क में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन होता है जिसमें बरोबर विराम चिन्ह लगाना है, मतलब बरोबर पंक्चुएशन करना है। एक क्वेश्चन आपका ऐसे आता है कि विराम चिन्ह मुको, खाली सेंटेंस होगा, सही जगह पर पंक्चुएशन हमें करना है। एक क्वेश्चन आपका ऐसा होगा। और विराम चिन्ह का दूसरा क्वेश्चन होगा आपका कि विराम चिन्ह सुधारी न लिखो, ऐसे लिखा होगा। मतलब पंक्चुएशन मार्क्स होंगे उसमें, लेकिन गलत जगह होंगे और या तो गलत होंगे कि कॉमा लगाना है उसने इन्वर्टेड कॉमा लगाया है, फुल स्टॉप लगाना है वहां क्वेश्चन मार्क लगाया है उसने, तो गलत पंक्चुएशन मार्किंग होगी, उसे सही करके करना है हमें। बराबर। विराम चिन्ह में 2 क्वेश्चन, ध्यान से समझना वो कि एक क्वेश्चन वो होगा कि जिसके अंदर आपको पंक्चुएशन करना है, ये भी ऑप्शन में नहीं आएंगे, ऑब्जेक्टिव वाइज नहीं, एमसीक्यूज नहीं होंगे, डायरेक्ट आंसर लिखना है। एक में पंक्चुएशन खुद करना है, एक में गलत पंक्चुएशन हो वो सही करना है हमें। जैसे 1-2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं भाई। एक जैसे है कि विराम चिन्ह मुंह को आपको पूछा था अंग्रेजी जानो छो, अब इसमें पंक्चुएशन लगाना है। अच्छा, ये पंक्चुएशन कोई रूल्स नहीं आते इसके, ये टोटली आपकी टेक्स्ट बुक रीडिंग पे डिपेंड है। 99% क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक के ही आते हैं। आपने चैप्टर जितना अच्छी तरह से रीड किया होगा वो, या तो जनरल गुजराती जितना ध्यान होगा उतना फिर आप पंक्चुएशन मार्किंग करोगे, है ना। एक ही मार्क है ये जो डायरेक्टली आपकी टेक्स्ट बुक रीडिंग पे डिपेंड है। भाई जैसे अंग्रेजी जानो छो, तो अब इसमें आपको पता ही चलता है कि ये किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम सीधा करें कि अंग्रेजी जानो छो क्वेश्चन मार्क, ये पंक्चुएशन मार्किंग करनी है हमें। बरोबर ना। अब इसके लिए कोई रूल नहीं है कि यहाँ यही आता है, तो हम जनरली बोलने पर भी पता चलता है कि कैसा एक्सप्रेशन क्रिएट हो रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नॉर्मल सेंटेंस है, क्या है ये, तो ऐसे। या तो फिर आपने टेक्स्ट बुक जितनी तरह अच्छी तरह से रीड किया हो वैसे ध्यान रहेगा। ये ध्यान हो तो वो जड़ नगरी वेनिस, उसका ये क्वेश्चन है। ये ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक के रहते हैं, ऑलमोस्ट, शायद एक आध कुछ बाहर का आए, पर सब टेक्स्ट बुक के ही बीच बीच में से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे अंग्रेजी जानो छो क्वेश्चन मार्क, वो रखना है हमें। और जरूरी नहीं एक ही पंक्चुएशन आता हो, एक से ज्यादा पंक्चुएशन भी हो, सुटेबल सेंटेंस बनाना होता है, जरूरी नहीं एक ही आता हो उसमें। जैसे एक है कि चढ़ती पड़ती तो कोना जीवन में नहीं आवती। अब ये भी जो है वो सीधा क्वेश्चन वाइज ही सेंटेंस है कि चढ़ती पड़ती तो कोना जीवन में नहीं आवती, क्वेश्चन मार्क। बराबर ना। नॉर्मल ना कि भाई चढ़ती पड़ती उतार चढ़ाव तो हर किसी के जीवन में आते हैं, कोना जीवन में नहीं आवती, क्वेश्चन मार्क ही लगेगा इसमें कि नॉर्मल पंक्चुएशन। या फिर जरा उतावड़े जવું છે પછીથી આવીશ જઉં છું અખા ભાઈ, ध्यान है ना, वो अखा चैप्टर का है, वो जमुना बेन उसे कहती है कि जरा उतावड़े जવું છે પછીથી आविश जऊं छु अखा भाई। अब इसमें अगर देखो तो भाई जैसे हम बोलते हैं या जैसे आपने चैप्टर रीड किया उसके अकॉर्डिंग जनरल गुजराती जितनी अच्छी याद होगी उतने सही पंक्चुएशन करोगे। अब जैसे कि जरा उतावड़े जવું છે कॉमा, क्योंकि सेंटेंस आधा हो रहा है, वो कॉमा कब लगता है कि आधा सेंटेंस उसने खत्म नहीं किया, तो भाई जरा उतावड़े जવું છે कॉमा पछीથી आविश वो फुल स्टॉप हुआ, क्या इसने सेंटेंस खत्म किया। जरा उतावड़े जવું છે कॉमा पछीથી आविश फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है। जऊं छू अखा भाई, तो अब जऊं छू कॉमा अखा भाई, अब आखिरी में किसी को नाम से बुलाते हैं वो एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है ना लास्ट में, किसी को जो है वो एड्रेस करते हुए कुछ कह रहे हैं, किसी को बोलते हुए कुछ बता रहे हैं हम, तो वो कि जऊं छू अखा भाई। बरोबर। तो ये पंक्चुएशन जरूरी नहीं एक ही पंक्चुएशन, एक से ज्यादा पंक्चुएशन भी आ सकते हैं, डिपेंड कैसा सेंटेंस है। ठीक है, ये रूल्स ध्यान देना। 1 मार्क का ये आएगा, ये आपकी रीडिंग पे है। और दूसरा भी यही कि 1 मार्क के विराम चिन्ह आएंगे जिसमें गलत विराम चिन्ह है या गलत जगह पे रखे हुए हैं, उसको सही जगह पे करना है। कभी जगह गलत होती है। अब जैसे एक सेंटेंस है कि बस बाहर हाथ काढ़वो नहीं करनार ने दंड थशे, अब कॉमा यहाँ लिखा हुआ है कि बस बाहर हाथ काढ़वो, अब ये तो क्या मीनिंग ही बदल जाता है, गलत जगह पर पंक्चुएशन है। तो यहाँ तो लिखा हुआ कि बस बाहर हाथ काढ़वो, कि बस के बाहर हाथ निकालना, नहीं करना ने दंड थशे, जिसने हाथ बाहर नहीं किया तो दंड होगा, तो गलत है, पंक्चुएशन यहाँ नहीं आएगा। जो कॉमा यहाँ है हाथ काढ़वो यहाँ नहीं, इसमें आएगा कि बस बाहर हाथ काढ़वो नहीं करनार ने दंड थशे। बराबर। कॉमा यहाँ नहीं आएगा, कॉमा यहाँ आएगा, यहाँ से हटाना है, मतलब आप तो आंसर ही लिखोगे तो यहाँ कॉमा नहीं रखना है, यहाँ रखना है। ये गलत पंक्चुएशन है, सही करना है हमें कि बस बाहर हाथ काढ़वो नहीं करनार ने दंड थशे, तो जिसने हाथ बाहर निकाला तो दंड होगा।
समझ आ रही है बात? ये गलत जगह पंक्चुएशन है, उसे हमें सही जगह पर करना है। एक ऐसे क्वेश्चन आएंगे, या फिर कभी पंक्चुएशन गलत होगा, जगह गलत नहीं होगी, जगह सही है, पंक्चुएशन गलत होगा। जैसे एक है कि અત્યારે હું તારો દીકરો નથી एक्सक्लेमेटरी मार्क, तू मारो बाप નથી क्वेश्चन मार्क। अब ये दो पंक्चुएशन है, दोनों गलत है। आपको ध्यान हो तो ये भी जो है वो, ये तो जनरल सेंटेंस था, ये सेंटेंस आपका उसका है ना, मोरना इंडा जो चैप्टर आता है उस चैप्टर का है कि અત્યારે હું તારો દીકરો નથી, तू मारो बाप નથી। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्वेश्चन मार्क कैसे हुआ? ये कोई क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहा है कि तू मारो बाप नहीं। अब बोलने से भी पता चलता है क्वेश्चन थोड़ी कि तू मारो बाप नहीं। ये जनरली एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ आना चाहिए जो क्वेश्चन मार्क है। और जो यहाँ पर है कि અત્યારે હું તારો દીકરો નથી, सेंटेंस आधा हुआ, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं, वो कॉमा आएगा वहां। चेंजेस ऐसे होंगे कि અત્યારે હું તારો દીકરો નથી, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं, वहां पे आएगा कॉमा। आधा सेंटेंस है कि અત્યારે તું તારો હું તારો દીકરો નથી ને તું મારો બાપ નથી, लास्ट में क्वेश्चन नहीं, वहां पर एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो पंक्चुएशन की जगह सही थी, पंक्चुएशन गलत था, उसको सही हमने किया। अरे बात ध्यान कि कैसे हमें करना है ये, ठीक है ना, ध्यान में रखना कि ये किस तरह से हमें सॉल्व करना है। इसलिए आप इसके ना पेपर सॉल्व करो तो ही आपको ध्यान रहेगा, या तो फिर जनरल गुजराती माइंड में रखो। जैसे ये आता है कि તમે જુઓ છો ને મને એક પળની નવરાશ મળે છે। अब यहाँ तो बोलते वक्त भी क्वेश्चन निकल रहा है पीछे कि મને एक पળની नवराश મળે છે, तो पीछे फुल स्टॉप नहीं, पीछे क्वेश्चन होना चाहिए, गलत दिया हुआ है। इसमें तो लिखा है कि મને एक पળની नवराश મળે છે, नॉर्मल सेंटेंस है, जबकि नॉर्मल सेंटेंस थोड़ी पूछ रहे हैं कि તમે જુઓ છો ને કે મને एक पળની नवराश મળે છે, ये क्वेश्चन है भाई। बोलने से जनरल गुजराती है। और ये भी તમે જુઓ છો ने, ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये तो आधा सेंटेंस हुआ यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा कि તમે જુઓ છો ने कॉमा आधा सेंटेंस हुआ ये कि તમે જુઓ છો ने कॉमा મને एक પળની नवराश મળે છે, वो क्वेश्चन मार्क। तो दोनों पंक्चुएशन गलत थे, उसको सही किया, बराबर। तो ये जो विराम चिन्ह के आएंगे ना 2 मार्क के, वो 2 मार्क में समझना। 1 मार्क में खुद पंक्चुएशन रखना है, दूसरा गलत जगह या गलत पंक्चुएशन हो तो उसको सही करके रखना है, विराम चिन्ह सुधारी न लिखो, रहेगा ध्यान, बराबर। देखो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, फिर मुझे हर टॉपिक जो है इसलिए मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। तो विराम चिन्ह 2 मार्क में कैसे होंगे वो समझना, प्रैक्टिस करो। नहीं कोई अगर ध्यान में आ रहा है क्या करें इसमें, तो मुझे कॉमेंट में बताओ या व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको समझाता हूँ। तो विराम चिन्ह हुए। अब वैसे ही संयोजक का हिस्सा भी देखें कि संयोजक में क्या करना है, ठीक है ना, ये 2 मार्क समझे हम। फिर जैसे उसके बाद का टॉपिक आता है संयोजक का, 2 मार्क के आपके संयोजक के क्वेश्चन आते हैं। भाई संयोजक किसे कहते हैं? तो संयोजक मतलब कंजक्शंस कहते हैं, इंग्लिश में आता है ना कंजक्शन, कोई 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो कंजक्शन। इंग्लिश में होता है कि नहीं, एंड, बट, और, बराबर ना, बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, ये सब जो वर्ड्स होते हैं भाई 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज हो रहे हैं, वो कंजक्शंस, ठीक है ना, गुजराती में कहते हैं संयोजक। तो इसके भी 2 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें वैसा ही आता है विराम चिन्ह की तरह कि एक क्वेश्चन होता है कि जिसके अंदर आपको सेंटेंस होंगे, उसको कंजक्शन से, संयोजक से जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है। क्वेश्चन में आपको 2 या 3 सेंटेंस अलग अलग दिए गए होंगे, कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है हमें, बराबर ना, और उसमें बीच में कंजक्शन का यूज करना है। और दूसरा एक आएगा, 2 मार्क के रहते हैं उसमें, सेकंड क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जिसमें संयोजक है, कंजक्शन है, लेकिन वो गलत संयोजक यूज किया हुआ है, उसकी जगह पर सही लिखना है हमें। कौन सा गलत है वो भी खुद ही ढूंढना है और फिर उसको करेक्ट करके लिखना है। दूसरा एक ही आएगा संयोजक में, ठीक है ना। पहले तो संयोजक कौन कौन से आते हैं, कंजक्शन कौन कौन से है, तो बेसिक कंजक्शन ये आते हैं गुजराती के। कोई 2 सेंटेंस जोड़ने हो ना, तो अने, एटले, तथा, तेथी, माटे, जो, तो, ये कंबाइन कंजक्शन, જ્યારે ત્યારે, જે તે, કે, પછી, પણ, ने, ये सब संयोजक है। पूरी लिस्ट देखो तो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 40 पे है, पेज नंबर 40, उसमें देखो पूरी लिस्ट है संयोजक। और पूछे ऐसे ही जाते हैं, एक क्वेश्चन आपका आता है कि भाई संयोजक वड़े वाक्य जोड़ो, मतलब संयोजक कंजक्शन होंगे, उसके थ्रू हमें सेंटेंस ज्वाइन करना, मतलब खुद कंजक्शन लगा के ज्वाइन करना। और दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि संयोजक सुधारी ने लिखो, संयोजक दिए गए होंगे ही क्वेश्चन में, पर गलत होंगे, सही करके लिखना है। पहले एक ये समझे कि संयोजक से सेंटेंस जोड़ना कैसे, और सिंपल, ये तो 2 मार्क कैश होते हैं, 100% सही हो जाता है इसमें, बराबर। फिर भी अगर देखें, जैसे एक क्वेश्चन है इसमें कि संयोजक से हमें सेंटेंस कंबाइन करना है। जैसे एक है कि रजाओ फरजियात होवी જોઈએ, शिक्षण मरजियात होवू જોઈએ,
होवू જોઈએ, मैंने होवू छे गलत लिख दिया, होवू જોઈએ કે બાળપણ ન છીનવાય, बराबर। अब यहाँ पे जैसे ये 3 सेंटेंस है, उसको कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है हमें, बराबर ना। तो कौन से सूटेबल कंजक्शन यूज होंगे वो हमें रखना है, कि जैसे इसमें हो सकता है कि रजाओ फरजियात होवी જોઈએ અને અને શિક્ષણ મરજિયાત હોવું જોઈએ જેથી જેથી બાળપણ ન છીનવાય, बराबर। तो ये दो कंजक्शन यूज हो सकते हैं ना, इसमें 3 सेंटेंस है, कंबाइन करना है तो ऐसे 2 कंजक्शन यूज होंगे। फिर एक ही सेंटेंस, फिर ये फुल स्टॉप वगैरह नहीं लगाते, कंबाइन आपके आंसर में एक सेंटेंस ही पूरा लिखना, और जो कंजक्शन यूज कर रहा हो उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं। पूरा सेंटेंस लिखते हैं कि रजाओ फरजियात होवी જોઈએ અને શિક્ષણ મરજિયાત હોવું જોઈએ જેથી બાળપણ ન છીનવાય, या તેથી બાળપણ ન છીનવાય, बराबर ना। जो भी सुटेबल हो, कि भले ऐसे भी लिख सकते हो कि रजाओ फरजियात होवी જોઈએ અને શિક્ષણ મરજિયાત, इसमें तो नहीं लगेगा, कि रजाओ फरजियात होवी જોઈએ અને શિક્ષણ મરજિયાત હોવું જોઈએ કે બાળપણ ન છીનવાય, बराबर। कोई भी सुटेबल कंजक्शन, भाई आंसर या सेंटेंस प्रॉपर बनता हो, सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग बनता हो उसमें, ठीक है ना। ऐसे कंजक्शन यूज करना बहुत सिंपल आता है, आप तो जब वो जनरल गुजराती के हिसाब से इसे भी आप रीड करोगे ध्यान आ जाएगा। या जैसे एक ये है कि મને ઇન્દોર જવાનો હુકમ હાથમાં પકડાવ્યો, મહિનાની લગભગ આખરી તારીખો હતી। अब जैसे ये है कि इसमें हमें ज्वाइन करना है, तो अब इनमें ज्वाइन करें तो कितनी बार खाली सिंगल कंजक्शन नहीं, ये डबल कंजक्शन भी यूज होते हैं, जो तो ज्यारे त्यारे जे ते होता है ना। अब जैसे ये है कि મને ઇન્દોર જવાનો હુકમ હાથમાં પકડાવ્યો, મહિનાની લગભગ આખરી તારીખો હતી, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि જ્યારે મને ઇન્દોર જવાનો હુકમ હાથમાં પકડાવ્યો ત્યારે મહિનાની લગભગ આખરી તારીખો હતી, बराबर। ये सुटेबल बनेगा ना, कि જ્યારે મને, सेंटेंस लिखेंगे पूरा, कि જ્યારે મને ઇન્દોર જવાનો હુકમ હાથમાં પકડાવ્યો ત્યારે મહિનાની લગભગ આખરી તારીખો હતી। तो ये कंजक्शन हुए उसमें। अरे बात ध्यान, ये सब चीजें ना वो प्रैक्टिस है, मैं बता तो रहा हूँ क्या है, ऐसे करना है, फिर प्रैक्टिस करो उसकी, ठीक है ना। जितने सेंटेंस, जितने पेपर सेट हो, जितने आपके पुराने स्कूल के पेपर्स हैं, पुराने अपने फर्स्ट टर्म में भी एग्जाम में ये सब पूछा ही होगा, उस वक्त ना अटेंड किया हो तो वही पेपर फिर से रिवाइज करो, कि देखो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे हुए थे, मैंने बरोबर लिखा था कि नहीं लिखा था, ठीक है ना। तो जितने मैक्सिमम पेपर आपके हाथ में हो ना, उतनी प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे वो अच्छा है। टेक्स्ट बुक में नहीं है इसके क्वेश्चन कि टेक्स्ट बुक में से प्रैक्टिस करो, ऐसे ग्रामर की प्रैक्टिस आपके पेपर सेट से ही होगी। तो एक ये संयोजक लगाना है, अब जितने मैक्सिमम सेंटेंस करो उतना ज्यादा ध्यान आता रहेगा कैसे ज्वाइन करना है, समझना है इसे। और वैसे ही एक में संयोजक गलत होगा उसे सही करके लगाना है, भाई संयोजक सुधारी न लखो। जैसे एक सेंटेंस आता है कि खुदा ने चाम नहीं अने काम प्यारू छे, जैसे पता ही चलता है कि खुदा ने चाम नहीं अने काम प्यारू छे, तो इसमें अने वो गलत शब्द है, मीनिंग ही नहीं बनता है, चाम नहीं अने काम प्यारू छे। तो आपको सेंटेंस ध्यान भी है, चैप्टर पढ़ा होगा वो बिस्मिल्लाह खां का, तो ध्यान भी रहेगा कि खुदा ने चाम नहीं पण काम प्यारू छे, पण आता है ना, मतलब ये संयोजक गलत है, उसकी जगह पे सही लिखना है। आपको करेक्ट सेंटेंस लें, खुदा ने चाम नहीं पण के नीचे अंडरलाइन करके लिखेंगे कि चाम नहीं पण काम प्यारू छे, ऐसा रहेगा ना। ये ध्यान में रहेगी ये बात है कि ये संयोजक कैसे यूज करना है। जैसे एक और है कि वेश बदलिए शू थयू जो मन बदलवा જોઈએ, बराबर। वेश बदलिए शू थयू जो मन बदलवा જોઈએ, ये भी ध्यान हो तो वो पुंजा मेजर का ये चैप्टर है, ऑलमोस्ट चैप्टर के ही आते हैं ज्यादातर, ये रजाओ फरजियात शिक्षण मरजियात, ये भी वो है ना मारू बाળપણ, तो उसी चैप्टर का, ऑलमोस्ट उसी के ही आते हैं टेक्स्ट बुक के। अब जैसे ये है कि वेश बदलिए शू थयू जो मन बदलवा જોઈએ, जो ये भी गलत है, कि वेश बदलिए शू थयू पण मन बदलवा જોઈએ, ये लगेगा ना करेक्ट सेंटेंस। ये तो चलो इसमें मैंने 2 सेंटेंस लिए, दोनों में पण हो, पर जो भी सूटेबल होता हो ये गलत है, उसकी जगह पर सूटेबल लगाना है। तो संयोजक क्या ध्यान में आ रहे हैं, शॉर्ट में समझा रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस करना है उसकी, न ध्यान आए तो मुझे बताओ उसमें। कि संयोजक में ये 2 क्वेश्चन ध्यान में रखना, एक में संयोजक लगाना है हमें खुद, एक में गलत संयोजक होगा, वो सही संयोजक हमें रखना है। क्लियर पॉइंट, ध्यान में रहेगी बात, तो ये नोट कर लो संयोजक। फिर दूसरा एक देखें, साधु संयुक्त और संकुल वाक्य क्या होगा, ठीक है ना, उसके बारे में समझते हैं आप। फिर उसके बाद का अगर पॉइंट आप समझो, तो अब जैसे दूसरा पॉइंट आता है साधु संयुक्त और संकुल वाक्य।
साधु, संयुक्त और संकुल, ये वाक्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। और ये साधु, संयुक्त और संकुल और कुछ भी नहीं, जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो ना सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसे ही गुजराती में कहते हैं साधु वाक्य, सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, एंड संकुल वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है ना, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, साधु, संयुक्त, संकुल वाक्य। बराबर। आपके इंग्लिश में भी जैसे आता है ना कि भाई ये सेंटेंस, और उसमें तो सेंटेंस का कन्वर्जन आता है, पर यहाँ भी आपको ऐसा नहीं है कि भाई सिंपल का कॉम्प्लेक्स में या कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, ऐसे करना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते। यहाँ पर ये आपके एमसीक्यू टाइप आएंगे। हाँ, ये एमसीक्यू टाइप कि ये जो पहले 3 टॉपिक थे, वो 3 टॉपिक आपके डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखने होते हैं, ये 7 मार्क में, ये 7 मार्क का डायरेक्ट आता है। अब ये सब जो है वो आपको एमसीक्यू टाइप आएंगे, बराबर। ऑब्जेक्टिव टाइप 4 ऑप्शन होंगे। और साधु, संयुक्त और संकुल जो 3 मार्क का आता है, उसमें 3 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पे ही, कि जिसके अंदर एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये आएगा कि 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से बताना है कि साधु वाक्य कौन सा है, सिंपल सेंटेंस कौन सा है, खाली ढूंढ के बताना है। या सिंपल सेंटेंस कौन सा है? सिंपल सेंटेंस वो होता है कि जिसके अंदर कोई कंजक्शन यूज नहीं होते। कोई कंजक्शन, जो हम संयोजक यहाँ पढ़ रहे थे ना, जिसके अंदर कोई संयोजक यूज नहीं हो रहा है, सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं साधु वाक्य। तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से ढूंढना है कि साधु वाक्य कौन सा है। एक संयुक्त वाक्य पूछा जाता है, मतलब कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड और संकुल वाक्य एक पूछा जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, इन दोनों में ही संयोजक का यूज होता है, बराबर, संयोजक का यूज होता है। लेकिन खाली जो है वो फर्क ऐसा है कि भाई संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस उसे कहते हैं कि जिसमें जो 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं ना, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, दोनों को अलग अलग डिस्क्राइब कर सकते हैं। जबकि संकुल वाक्य या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो इंग्लिश में भी यही डेफिनेशन पढ़ते हैं, कि उसमें कंजक्शन, संयोजक के थ्रू 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं, पर दोनों डिपेंडेंट है, दोनों को इंडिपेंडेंटली हम डिस्क्राइब कर सकते नहीं है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड सेंटेंस आते हैं, वो संकुल वाक्य। पर भाई ऐसी थियरी याद करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा? नहीं भाई, सिंपल है कि आपके टेक्स्ट बुक में भी आप चेक कर लो, उसमें कि जो साधु, संयुक्त, संकुल, साधु वाक्य तो पता ही चल जाता है, उसके लिए कोई कंजक्शन यूज ही नहीं होते, सिंपल सेंटेंस, आप रीड करने से पता चल जाते हैं। और बाकी संयुक्त और संकुल वाक्य तो आपकी टेक्स्ट बुक में ना कुछ कंजक्शन दिए हुए हैं, वो कंजक्शंस आपको याद करने। कंजक्शन मतलब वो संयोजक, वो वर्ड्स खाली याद करने, कि ये वर्ड अगर उसके अंदर आते हो मतलब वो संयुक्त वाक्य है, ये वर्ड उसके अंदर आते हो तो वो संकुल वाक्य है। जैसे संयुक्त वाक्य, उसके लिए ये कुछ शब्द आते हैं, ने, अने, पण, छता, तो, पण, के, अथवा, एटले, माटे, एटसेट्रा। आपकी टेक्स्ट बुक में भी चेक कर लो कि उसमें इसकी पूरी लिस्ट है। तो वो लिस्ट खाली आपको याद करनी, कि ये वर्ड्स जिसके अंदर आते हो वो संयुक्त वाक्य। आप भले डिटेल में वो डिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट सेंटेंस भले मत जाओ इतनी डिटेल में, ये वर्ड्स जिसके अंदर यूज होते हो वो संयुक्त वाक्य है। और ये वर्ड जिसके अंदर यूज होते हो, जेवु तेवु, जारे त्यारे, जेम तेम, जे ते, जो तो, ज्यादातर नहीं कंबाइन वर्ड्स होते हैं, वो जिसके अंदर आते हो वो हमारा संकुल वाक्य होता है। सिंपल होता है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, टेंशन नहीं लेते, इजी आता है। कि 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से पता करना है साधु कौन सा है, संयुक्त, संकुल कौन सा है। 3 क्वेश्चन होंगे भाई, एक क्वेश्चन होगा जिसमें साधु वाक्य ढूंढो। मैंने तो ऐसे ही रैंडम 4 ऑप्शन लिखे हैं, पर आपको ऐसे एक क्वेश्चन ये होगा कि भाई ये 4 सेंटेंस है, साधु वाक्य ढूंढो, तो अब चारों पढ़ के पता करेंगे। पर मैंने तो रैंडम लिखे हैं, एक से ज्यादा भी हो सकता है, पर साधु वाक्य उसमें एक ही होगा। एक क्वेश्चन होगा, ऐसे ही 4 ऑप्शन होंगे, लिखा होगा संयुक्त वाक्य ढूंढो, 4 में से संयुक्त ढूंढेंगे कि किस में ये कंजक्शन यूज हो रहा है। और एक होगा कि भाई संकुल वाक्य ढूंढो, ऐसे ही 4 ऑप्शन होंगे कि संकुल वाक्य ढूंढो, तो ये कंजक्शन देखेंगे किस में लगा हुआ है, और जिसमें कोई कंजक्शन नहीं है वो साधु वाक्य। जैसे ऐसे ही ऑप्शन है तो आपको ऑप्शन को माइंड में क्लियर करना है। जैसे ये है कि कशुक वर्तड़ मरे एवो धंधो करो ने। अब ये जैसे कशुक वर्तड़ मरे एवो धंधो करो ने, ये नॉर्मल सेंटेंस है, कोई कंजक्शन इसमें यूज नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया हमारा? साधु वाक्य है। कोई कंजक्शन, ने, अने, पण, करो ने, ये नहीं है, ये लास्ट का वो एक्सक्लेमेटरी जो है वो वर्ड है, ये कंजक्शन नहीं हुआ। बीच में कहीं कोई 2 सेंटेंस ज्वाइन करके है, साधु वाक्य एक ही सेंटेंस होता है, कोई 2 सेंटेंस है भी नहीं कि जिसको ज्वाइन करने के लिए कंजक्शन, सिंगल सेंटेंस है, कशुक वर्तन मरे एवो धंधो करो ने, तो साधु वाक्य हो गया हमारा। या फिर 5 एक दहाड़ा में एमनु घर ठरीठाम थई गયું, ये भी साधु वाक्य है।
બરાબર, કે 5 દહાડામાં 5 दिनों में એમનું ઘર ઠરીઠામ થઈ ગયું, कि भाई उनका घर ठरीठाम मतलब सेट हो गया, ठीक हो गया। ये भी साधु वाक्य, कोई कंजक्शन यूज नहीं हो रहा है, मैंने रैंडम सेंटेंस लिखे हैं, आपको तो 4 ऑप्शन में पहचानना है। देखो इसमें कोई कंजक्शन नहीं है, वो साधु वाक्य हो गया हमारा, बराबर ना भाई, ये भी साधु वाक्य हो गया, ये भी साधु वाक्य ही रहा हमारा। अब जैसे है कि भवन काका पण पूंजा मेजर जेवा अलगारी हता, भवन काका पण पूंजा मेजर जेवा अलगारी हता, अलगारी मतलब मस्त मौला जैसे कहते हैं कि भवान काका पण अलगारी हता, पूंजा मेजर अलगारी हता, तो भवान काका पण पूंजा मेजर जेवा, पण देखो ये शब्द है, मतलब ये कौन सा हो गया, ये संकुल वाक्य, संयुक्त वाक्य हो गया, बराबर ना, ये शब्द यूज हो रहा है ना एज ए कंजक्शन, तो वो वर्ड्स ढूंढने हैं, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य, बराबर। या जैसे ये है कि જ્યારે પ્રભુ કૃપાનો વરસાદ થયો ત્યારે ભક્ત હૃદય નાચી ઉઠ્યું, પ્રભુ કૃપાનો વરસાદ થયો તો ભક્ત હૃદય તે નાચી ઉઠ્યું, बराबर। तो अब इसमें देखो कि જ્યારે પ્રભુ કૃપાનો વરસાદ થયો ત્યારે भक्त हृदय नाची उठ्યું, જ્યારે ત્યારે ये वर्ड यूज हो रहे हैं, ये कौन सा वाक्य हो गया, संकुल, तो भाई ये संकुल हुआ ना, बराबर ना। तो ऐसे भाई 4 ऑप्शन होंगे, आपको पूछे ऊपर लिखा हो कि संकुल वाक्य ढूंढो, तो चारों रीड करेंगे क्या इसमें ये कंजक्शन है, इसमें कोई कंजक्शन नहीं, इसमें ये कंजक्शन है, मतलब हाँ ये संकुल है, ऐसे ढूंढेंगे ना, सिंपल, बस ये 3 मार्क के जो हैं बहुत इजी ऑब्जेक्टिव हैं, कोई चिंता ही नहीं, खाली ये वर्ड्स याद करने, जैसे ये भी आते हो। अब कहे चलो कि भाई इसमें से संयुक्त वाक्य ढूंढो, संयुक्त तो कौन कौन से हैं, मैंने तो रैंडम लिखे हैं, पर कहे तो हर सेंटेंस रीड कर लेते हैं। जैसे जमुनाबेन अखानी धर्मनी बहन हती, अखानी धर्मनी बहन हती, अब इसमें तो कोई कंजक्शन ही नहीं, सिंपल सेंटेंस है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया हमारा, ये साधु वाक्य हो गया कि जमुनाबेन अखानी धर्मनी बहन हती। या લાલદાસ અખા પાસે સોનાના દાગીના લેવા આવ્યો હતો, है ना, तो लालदास अखा पासे सोनाना दागीना लेवा આવ્યો હતો, ये भी सिंपल सेंटेंस कि वो अखा के पास आया था, पासे वो तो वो है नाम योगी है, ये कंजक्शन थोड़ी है कोई, तो ये भी लालदास अखा पासे सोनाना दागीना लेवा આવ્યો હતો, ये भी सिंपल साधु वाक्य ही हुआ ये। जैसे अखो ईमानदार હતો તે છતાં રાજાના સિપાહીઓ તેને પકડી ગયા, देखो बोलते वक्त ही पता चलता है कि ये अलग वर्ड है कि अखो ईमानदार હતો તે છતાં, इसके बावजूद राजाना सिपाहीઓ તેને पकड़ी गया, बराबर। तो તે છતાં ये वर्ड है ना, तो ये તે छता या તે छता ये वर्ड किस में आ जाते हैं, संयुक्त में, तो भाई ये पता चल जाता है कि ये हमारा संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन है, आपको तो खाली ABCD लिखना है, टिक करना है खाली, और कुछ नहीं। या ये જ્યારે અખાને ખબર પડી ત્યારે તેણે સંસાર છોડી દીધો, તો જ્યારે અખાને ખબર પડી ત્યારે સંસાર छोड़ी दीधो, જ્યારે ત્યારે, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, संकुल वाक्य, सिंपल ना, बहुत सिंपल आता है, ऑब्जेक्टिव वाइज हो ना तो बहुत सिंपल, खाली ये वर्ड्स आपको याद करने हैं, तो साधु संयुक्त और संकुल वाक्य पता चल जाएंगे, हो गया ये सिंपल है ना। अब आप पेपर्स की प्रैक्टिस करो, ये चीजें ध्यान रहेगी, आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है, तो ये समझ लो। फिर उसके बाद ये देखें, ये लास्ट हमारा जिसके अंदर कुछ रूल्स हैं, फिर तो आपके नॉर्मल जनरल ग्रामर के हैं। पद क्रम पद संवाद ये क्या है वो अब हम लोग समझ ले। तो देखो जैसे भाई साधु संयुक्त और संकुल वाक्य समझा, अब उसके बाद पद क्रम और पद संवाद ये आता है, ये आपका जनरल गुजराती का है, रूल वाइज कुछ भी नहीं है इसमें, ये जनरल गुजराती का जो है वो ग्रामर पार्ट आता है। समझो कि पद क्रम और पद संवाद ये भी आपके एमसीक्यू टाइप आएंगे, ये सब पॉइंट अब एमसीक्यू टाइप है। इसमें ऐसा होता है कि पद क्रम, पद मतलब जो वर्ड्स कहते हैं, और क्रम मतलब भाई अरेंजमेंट। यहाँ आपको 4 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 4 ऑप्शंस होंगे, और उसमें हमें बताना होता है कि कौन सा सेंटेंस पद क्रम, क्रम के हिसाब से, अरेंजमेंट के हिसाब से सही है। एक वो पूछा जाता है, 2 मार्क में आता है ना, एक वो आता है कि पद क्रम, क्रम मतलब अरेंजमेंट के हिसाब से कौन सा सेंटेंस सही है, वो 4 ऑप्शन में से हमें बताना है, बराबर। मतलब सिंपल कहो तो आपको 4 ऑप्शंस होंगे, सब वर्ड्स है ना जंबल वर्ड्स की तरह होते हो ना, जंबल वर्ड्स आगे पीछे लिखे गए होते हैं, तो कौन सा सेंटेंस सही अरेंजमेंट में, सही क्रम में लिखा हुआ है वो हमें समझाना है, ठीक है ना, वो ऑप्शन में हमें ढूंढना है, समझा रहा हूँ। और जो पद संवाद कहते हैं, संवाद मतलब कहते हैं कि भाई लैंग्वेज, यहाँ टॉकिंग्स कहते हैं, बातचीत कहते हैं, कि बातचीत के हिसाब से कौन सा सेंटेंस सही है, ये जनरल गुजराती में आता है। संवाद में सिंपल कहो कि किसमें ग्रामर के सही रूल्स यूज हुए हैं, किसमें अरेंजमेंट भी सही है, संवाद में अरेंजमेंट भी आ जाती है,
कि संवाद में जनरल ग्रामर के हिसाब से कौन सा सेंटेंस है, हम किसी से बात करते हैं, संवाद करते हैं, तो कौन सा सेंटेंस ज्यादा सुटेबल रहता है वो हमें बताना है। ठीक है, तो जो 2 मार्क का आएगा, एक पद क्रम का, एक पद संवाद का। तो पद क्रम ध्यान रखना, अरेंजमेंट होंगे, अरेंजमेंट अलग अलग होगी, उसको सही अरेंजमेंट में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल ही समझा रहा हूँ, सिंपल है, वो भी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम्पल आपके माइंड में रहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ भाई, पद क्रम है यहाँ पे, पद क्रम, तो भाई यहाँ जैसे है 4 ऑप्शन है और बताना है कि कौन सा क्रम के हिसाब से सही है। जैसे जगतનું अनुपम लावण्य भरू शहर ते वेनिस, अब बरोबर है, ये पहला ही सेंटेंस, इसमें तो बरोबर है। अब दूसरे सेंटेंस देखो, पहाड़ी प्रदेश इटली छे, तो ये उल्टा लिखा हुआ है। हम जनरल सेंटेंस में क्या कहते हैं कि इटली पहाड़ी प्रदेश छे, अरेंजमेंट आगे पीछे है ना। क्रम मतलब वही कहते हैं कि जो पद क्रम मतलब वो अरेंजमेंट, अरेंजमेंट सही बतानी है। इसमें तो चलो पहला ही सही हो रहा है, पर ये जैसे है कि पहाड़ी प्रदेश इटली छे, ये गलत है, इटली पहाड़ी प्रदेश छे, बरोबर ना, ये चीज इसमें सही बनती है। या जैसे ये है, आवो अनुभव अफ्रीका में थयेलो अमने पण, ये है। अब देखो ये सेंटेंस गलत हो रहा है, अरेंजमेंट प्रॉपर जब आप गुजराती बोलते हो, जनरल गुजराती है, अब गुजराती बोलते हो तो अरेंजमेंट कुछ ऐसे आती है कि अमने पण अफ्रीका में आवो अनुभव थयेलो, बरोबर, क्रम अरेंजमेंट अलग है कि अमने पण अफ्रीका में आवो अनुभव थयेलो, ऐसे अरेंजमेंट होता है, ये गलत अरेंजमेंट की हुई है उन्होंने। या फिर ये खरीदवा गया पाछा फरता अमे फड़, है ना, अमे फड़, तो खरीदवा गया पाछा फरता अमे फड़, ये अरेंजमेंट ही नहीं है, जंबल वर्ड्स आगे पीछे दिए हुए हैं। तो इसमें आएगा ना कि अमे पाछा फरता फड़ खरीदवा गया, बराबर, अमे पाछा फरता फड़ खरीदवा गया, ऐसे अरेंजमेंट होगी, बरोबर। तो ये 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें बताना होता है कि क्रम के हिसाब से, अरेंजमेंट के हिसाब से कौन सा 4 ऑप्शन में से सही है। तो भाई ये ऑप्शन सही है हमारा, बरोबर ना, ए बी सी डी, वो खाली ऑप्शन ही लिखना है ना आपको, बराबर, उसमें तो भले पूरा सेंटेंस भी मत लिखना, ए बी सी डी लिखना तो भी करेक्ट आता है। अरे बात ध्यान, सिंपल ये याद रखना है क्रम में। और दूसरा आता है पद संवाद, बहुत इजी है, मैं एक एक एग्जांपल ही समझा, आप दूसरे देखोगे तो भी आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब तो मार्क 2-2 मार्क फिक्स आते हैं उसमें। फिर दूसरा पद संवाद आता है, संवाद मतलब लैंग्वेज, जो टॉकिंग्स होती है, लैंग्वेज होती है, बातचीत होती है, उसमें उसमें भी बातचीत के हिसाब से कुछ जो है वो सेंटेंस गलत होंगे, उसमें कोई भी जनरल गुजराती की मिस्टेक आ सकती है, क्रम भी गलत हो, अरेंजमेंट गलत हो, वर्ड्स गलत हो, या गलत शब्द यूज किया हुआ है ना, जो आगे संयोजक में देखा गलत संयोजक यूज किया हुआ है, कोई भी मिस्टेक हो टॉकिंग्स में, लैंग्वेज में, वो इसमें आता है पद संवाद। इसमें से सही संवाद हमें ढूंढ के बताए, मतलब आपके 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शन में से एक ही सही होगा, बाकी के 3 गलत होंगे, तो वो सही ढूंढ के बताना है। जैसे देखो एक है कि शहर में, ये 4 ऑप्शन है, बताना है संवाद के हिसाब से कौन सा सही है, कि शहर में सरकारी मांदा ढोर दवाखानु होय छे। अब खुद ही रीड करके बताइए, कोई सेंटेंस बन रहा है, शहर में सरकारी मांदा ढोर, अब पूरा तो कुछ ऐसा बनना चाहिए कि शहर में मांदा ढोर माटे सरकारी दवाखानु होय छे, बराबर, वर्ड्स मिसिंग है, अरेंजमेंट सही नहीं है, संवाद मतलब लैंग्वेज की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है उसमें, है ना। तो पूरा ऐसा हो सकता है कि शहर में सरकारी, सॉरी, शहर में मांदा ढोर माटे सरकारी दवाखानु होय छे, प्रॉपर ये सेंटेंस होना चाहिए, या तो कुछ अलग ही सेंटेंस बन रहा है, तो मतलब संवाद के हिसाब से ये सही नहीं है। जैसे दूसरा सेंटेंस है कि खावा माटे बिलाड़ी ऊपर चढ़ी, हाँ देखो ये सेंटेंस बरोबर है कि खावा माटे बिलाड़ी ऊपर चढ़ी, करेक्ट सेंटेंस है, तो हाँ ये ऑप्शन सही हो सकता है, पर पहले सब रीड कर लिया करो। जैसे दूसरा है, शुद्ध भैंस નું दूध पीવું જોઈએ, अब ये सेंटेंस ही नहीं बन रहा, भैंस નું शुद्ध दूध पीવું જોઈએ, शुद्ध भैंस, लैंग्वेज ही खराब है ये, कि भैंस નું शुद्ध दूध पीવું જોઈએ, ये संवाद के हिसाब से सही नहीं है, ये गलत ऑप्शन हो गया। या फिर મને સરસ ડિશમાં ખમણ આપો, સરસ ડિશમાં, મને ડિશમાં સરસ ખમણ આપો, सरस डिश, अच्छी डिश कैसे होती है, हाँ ठीक है, पर लैंग्वेज ये से थोड़ी बनती है, बराबर ना, મને ડિશમાં સરસ ખમણ આપો, ये अरेंजमेंट ही गलत है। तो ये संवाद, लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो, कुछ भी, कोई भी जनरल लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, तो उसमें से सही सेंटेंस कौन सा है लैंग्वेज के हिसाब से वो बताना है। तो अब इन 4 ऑप्शन में देखो, ये ऑप्शन आपका सही आ रहा है कि खावा माटे बिलाड़ी ऊपर चढ़ी, बरोबर। अरे बात ध्यान है,
तो ये चीज है ध्यान में रखना संवाद के, ये दोनों ही चीज है, पद क्रम अरेंजमेंट, संवाद जनरल लैंग्वेज जनरल ग्रामर। तो उनके हिसाब से क्या सही है वो खाली बताना है हमें। समझ आ रही है ना बात? आप इसके पेपर्स के प्रैक्टिस करो, कोई न ध्यान आता हो तो मुझे कमेंट में बताओ, क्योंकि तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही ध्यान है। और यही है पद क्रम पद संवाद। फिर बाकी सब ये जो वर्ड्स हैं, ये सब चीजें वो आपके जनरल ग्रामर की आएगी। आपके हर चैप्टर के पीछे जो ग्लोसरी लिखी गई होती है ना, उसमें से एक रूढ़ि प्रयोग आएगा। अब मैं इसके ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ। रूढ़ि प्रयोग, रूढ़ि प्रयोग पता है ना आपके गुजराती में? नहीं, ईडियम एंड फ्रेजेस आते हैं, वो कहवत और रूढ़ि प्रयोग कहलाती है। ईडियम्स वो कहवत, वो फ्रेजेस जो आते हैं वो ये रूढ़ि प्रयोग में। ठीक है, तो यहाँ पे भी रूढ़ि प्रयोग, गुजराती के कोई रूढ़ि प्रयोग होंगे, नीचे 4 ऑप्शन होंगे कि उसका करेक्ट मीनिंग कौन सा है 4 ऑप्शन में से, ये बताना है। ये हर चैप्टर के पीछे है ना ग्लोसरी में दिए हुए होते हैं रूढ़ि प्रयोग, मतलब जो शब्दार्थ होते हैं हर चैप्टर के पीछे, उसी में से ही पूछते हैं ये। तो हर चैप्टर की ग्लोसरी एक एक बार खाली रीड कर लिया करो, ठीक है ना। रूढ़ि प्रयोग उसमें से आएगा। सामासिक शब्द आएगा। भाई सामासिक शब्द, सामासिक शब्द वो शब्द समूह की तरह होता है। आपको पता है पहले के स्टैंडर्ड में आता है शब्द समूह, पूरा सेंटेंस होता है, उसका वन वर्ड बताना है। सामासिक उसके अपोजिट की तरह हुआ कि भाई उसमें आपको वर्ड दिया गया होगा, उसका कौन सा करेक्ट मीनिंग है वो बताना है। सामासिक शब्द हमारे गुजराती के जनरल रीजनल गुजराती के जो जो वर्ड्स आते हैं उसका मीनिंग बताना, समानार्थी की तरह। जैसे सामासिक में पूछा जाता है वड़ावियो, ना मोरना इंडा उसमें आता है ना ये वड़ावियो, तो वड़ावियो का कौन सा मीनिंग करेक्ट है, वो 4 ऑप्शन होंगे, वो सही बताना है हमें। बराबर ना, जो सेफली हमें कोई जगह छोड़ के आता हो वो वड़ावियो कहते हैं ना। तो ऐसे 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से करेक्ट बताना है। ठीक है ना। रूढ़ि प्रयोग में भी क्वेश्चन होगा, 4 उसके मीनिंग होंगे, करेक्ट मीनिंग बताना है। सामासिक में भी वैसे ही। समानार्थी भी वही आता है कि समानार्थी शब्द होंगे, 4 ऑप्शंस, करेक्ट मीनिंग बताना है कि कौन सा समानार्थी सही है। विरोधी में भी वैसे ही कि 4 ऑप्शन होंगे, करेक्ट जो है वो बताना है हमें। समझ आए? मैं इसके इसलिए ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, या पेपर सेट में देखो और हर चैप्टर के पीछे की ग्लोसरी रीड करो, ये उसी में से ही आएंगी सब चीजें। ठीक है। फिर एक वाक्य रचना, ये एक मार्क का अलग आता है। भाई वाक्य रचना, ये वाक्य रचना जनरल ग्रामर का है, इसके भी कोई रूल्स नहीं है। वाक्य रचना मतलब भी यही कि भाई सेंटेंस फॉर्मेशन, वाक्य सेंटेंस रचना फॉर्मेशन, उसमें भी ऑप्शन वाइज आते हैं। मैंने यहाँ लिखा है वाक्य रचना में कि भाई 4 ऑप्शन होते हैं, किसका सेंटेंस फॉर्मेशन गलत है इसमें वो बताना होता है। बराबर, ये इसकी तरह पद क्रम पद संवाद देखा ना, अरेंजमेंट, ये लैंग्वेज, इसमें दोनों का मिक्सचर कि अरेंजमेंट, लैंग्वेज, सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन किसका गलत है वो बताना है। ज्यादातर इसमें गलत पूछते हैं, पर कभी एग्जाम में पूछे कि 4 में से सही सेंटेंस फॉर्मेशन बताओ, कई सही वाक्य रचना बताओ, तो वो भी ध्यान देना भाई। कभी पूछ ले थोड़ा सा उल्टा तो ध्यान देना। और इसमें कोई रूल्स नहीं है, जनरल ग्रामर वाइज आता है उसमें कि वाक्य रचना में 4 ऑप्शन होंगे, बताना है कि कौन सी वाक्य रचना खोटी गलत है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि 4 वाक्य रचना है, इसमें से कौन सा गलत है वो बताना है। जैसे एक रीड करने से ही पता चलता है कि અહીંથી ઉઠ્યા છો तो ईश्वरना सौगंध। देखो ये सेंटेंस बरोबर है कि भाई यहीं थी उठ्या छो तो ईश्वरना सौगंध, भाई भगवान की कसम जो यहाँ से उठे हो तो ये बरोबर सेंटेंस है, फॉर्मेशन सही है। एक जैसे है कि सत्यनो अंते थायज जय, हाँ ये एक फॉर्मेशन गलत है कि सत्यनो अंते जयज थाय, है ना, यहाँ सत्यनो अंते जय थाय ये आता है, ये फॉर्मेशन। थायज जय, ये अरेंजमेंट गलत है, तो ये गलत हो सकता है। दूसरा भी रीड कर लेते हैं कि हाँ ईश्वरे लाज राखी लीधी छे, ये बरोबर फॉर्मेशन है कि हाँ ईश्वरे लाज राखी ली थी, भाई भगवान ने हमारी शर्म रख ली कि ईश्वरे लाज राखी ली थी, ये भी सेंटेंस बरोबर है। या फिर હું હમણાં જ આવીશ ઘણું કરીને, ये भी बरोबर है कि હું હમણાં જ આવીશ ઘણું કરીને, भाई ज्यादा करके मैं अभी आऊं। बराबर, ये जनरल गुजराती के जो है वो सेंटेंस है, उसमें से देखो 3 सेंटेंस सही है, एक गलत बताना है वाक्य रचना कौन सी गलत, तो ये वाक्य रचना आती, ये गलत है ना कि सत्यनो अंते थायज जय, सत्यनो अंते जयज थाय, बरोबर ना, या सत्यनो जयज थाय अंते, ऐसे ये शब्द बनते हैं। ये अरेंजमेंट, ये सेंटेंस फॉर्मेशन गलत है, वो बताना है। अरे बात ध्यान, और इसमें भी कोई रूल्स नहीं है कि मैं आपको जितने भी ऑप्शंस कर रहा हूँ क्या पता वहां एग्जाम में कोई अलग ही ऑप्शन है, इसलिए उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। जितने पेपर सेट हो, पुराने पेपर सेट है, उनकी प्रैक्टिस करो, चेक करो कि इसमें क्या आता है। खाली
पॉइंट समझना कि क्या है। ज्यादातर क्वेश्चन पढ़ के स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज है कि इसमें करना क्या है, तो इसलिए पहले ध्यान रखो। वाक्य रचना लिखा हुआ कि वाक्य रचना खोटी छे, मतलब गलत सेंटेंस फॉर्मेशन कौन सा है वो 4 में से ढूंढ के बताना। कभी सही पूछ ले तो बताना, 3 गलत होंगे 1 सही होगा, वो ढूंढ के बताना। ठीक है। फिर जोड़नी आती है। जोड़नी तो पता है, स्पेलिंग, मात्रा की मिस्टेक है, बड़ी मात्रा है छोटी मात्रा है, कि कौन सी क्या जो है वो स्पेलिंग है करेक्ट, वैसे। अच्छा, जोड़नी आपके 2 मार्क की आती है। 2 मार्क की जोड़नी आती है कि जिसके अंदर एक होते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है 4 ऑप्शन होंगे, बताना है सही जोड़नी कौन सी है, करेक्ट जो है वो स्पेलिंग कौन सी है 4 में से, वो बताना है। और 1 मार्क का वो होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें से गलत स्पेलिंग कौन सी है वो बताना है। 2 मार्क की जोड़नी में हमेशा ऐसे पूछेंगे। 1 मार्क का पूछेंगे सही जोड़नी बताओ 4 में से, है ना, वो तो कोई भी वर्ड हो, कोई भी गुजराती का वर्ड आ सकता है पूरी बुक में से, कि एक में गलत जोड़नी बतानी है और एक में सही जोड़नी बतानी है हमें, ऐसे 2 मार्क का रहेगा। और एक में कहवत आएंगे, ईडियम्स आपके, कहवत होती है ना गुजराती की कहवत, इसमें ज्यादातर ज्यादातर जो है वो 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें कहवत का मीनिंग नहीं बताना है। 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन में कहवत और उसका मीनिंग दोनों होगा, आप कोई भी पेपर सेट देख लो। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से बताना है कि कौन सी कहवत का मीनिंग या तो सही है या तो कौन सी कहवत का मीनिंग गलत है, वो बताना है। बराबर। 4 ऑप्शन में कहवत भी होगी, मीनिंग भी होगा। अब इनकी तरह नहीं कि समानार्थी शब्द दिया हुआ है अब 4 में से मीनिंग ढूंढो। यहाँ 4 शब्द हैं, 4 कहवत है, चारों के मीनिंग भी हैं, पर कौन सा मीनिंग 4 में से सही है वो बताना है हमें। ठीक है ना, ये भी आप प्रैक्टिस है, ये चीजें प्रैक्टिस है। ये कहवत भी जो आपके हर चैप्टर के पीछे की ग्लोसरी है ना, उसी में से ही पूछते हैं, जहां जहां कहवत दी गई है उसी में से ही ऑलमोस्ट आता है। बराबर। तो ये चीजें ध्यान दो, जो पहले के ये हैं 10 मार्क के, आपके 10-12 मार्क के, उसमें आपको रूल से ध्यान देने की जरूर है। बाकी सब आपके जनरल हैं, ग्लोसरी वाइज आते हैं उसमें। तो समझ आ रहा है सेक्शन सी में कैसे कवर करना है, ये 20 मार्क की प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं हाँ देखा जाएगा ना दुक्के मार लेंगे। यार 20 मार्क का सवाल है, 100 आउट ऑफ 100 अगर चाहिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है एक एक मार्क के लिए हमें। क्या यार छोड़ो ना, ये कौन साधु संयुक्त तो वाक्य के जो है वो कंजक्शन के वर्ड्स याद करे, जाने दो ना, वहां देखेंगे। ऐसे नहीं यार, वो याद करने पड़ते, एक एक मार्क जरूरी है हमारे लिए। ठीक है। सो अच्छी तरह से एक बार प्रैक्टिस करो इसकी, जो मैंने समझा मेन पॉइंट थे वो समझा है। ये सब के मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि ये सब तो ग्लोसरी के ही आते हैं जनरली। सो ध्यान से समझ लो पूरा ग्रामर 20 मार्क का कैसे कवर करना है। फिर भी कोई डाउट लग रहा है, कोई सेंटेंस आप पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं समझ में आ रहा है कि इसका क्या आंसर हो सकता है, ये क्या हो सकता है, तो मुझे कमेंट में रखो, या तो फिर उसका फोटो क्लिक करके मैंने जो व्हाट्सएप की लिंक भेजी है उस व्हाट्सएप की लिंक पे मुझे भेज दो, मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा फिर। ठीक है, तो चलो भाई प्रैक्टिस शुरू करो फिर इसकी। ठीक है ना, फिर जो दूसरे ग्रामर है, दूसरे सब्जेक्ट के भी ग्रामर या दूसरे पॉइंट्स है, वो अब हम लोग आगे देखेंगे फिर। ओके, चलो, थैंक यू।